आज से बराबर 2 साल पहले यानी 25 फरवरी 2019 की रात को जब हम सोए और 26 फरवरी को सुबह जब हम उठे तो पता चला कि सुबह यानी कोई लगभग 3 बजे के करीब हिंदुस्तान के बहुत सारे जहाज़ गए और पाकिस्तान के यानी जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको भी क्रॉस करते हुए मेनलैंड पाकिस्तान में बालाकोट एक जगह का नाम है वहाँ पे गए और कार्रवाई करके वापस आ गए। ये बात हुई जो पुलवामा में मसक्र हुआ था जिसमें 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हो गए थे 14 फरवरी को, उसके ठीक 11 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 2019 की सुबह इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने टेलीफोन उठाया और उन्होंने अपने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट को बताया कि भाई साहब हमने इस तरह से किया है। पाकिस्तान को पता तो जाहिर है चल गया होगा, लेकिन ये एक फॉर्मल तरीका होता है बताने का कि दिस इज़ हाउ वी हैव डन। और इन्होंने उनको इतला दी कि हमें पता चला था कि वहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, हमने उसको प्रीएम्प्ट किया इससे पहले कि वो हम पे भी स्ट्राइक करते और आपका भी किसी किस्म का नुकसान होता। लेकिन डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबात भी आने वाले थे, तो सबको एक मैसेज वही जाता है जो असल में मैसेज होता है कि ये जो 14 फरवरी को हुआ उसके बाद हमने ये किया, ये हमारे बीच कैपेसिटी है और ये एक न्यू नॉर्मल है जो एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, उसका एक नया लेवल हमने इस्टेब्लिश किया है कि इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ होगी तो हम इस तरह भी किया करेंगे। ये असल में हिंदुस्तान एक बार पहले कर चुका हुआ था जब उड़ी में इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन तब वो हुई थी उस हिस्से में जिसको हिंदुस्तान हर तरीके से अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ये जो 2019 वाली है ये जाकर पाकिस्तान के अंदर हुई। इसी तरह से जब आज सुबह हम उठे तो पता चला कि कहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने दोबारा फ़ोन किया और एक दूसरे के साथ बात की और बात करके उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर को की जो रिएट्रेट किया कि जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट है 2003 नवंबर का, उसको हम बहाल करते हैं। यानी वो ऑलरेडी दोनों तरफ से वो स्क्रैप तो नहीं किया गया था कि ये हम कोशिश करते हैं कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है उसकी पूरी तरह से पाबंदी की जाए। इसके बारे में मैं बात करता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज एक लंबे वक्फे के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं तैयार हो गया था कि मैं बातचीत करना दोबारा शुरू करूँ, लेकिन फिर मैं इंतज़ार में था कि एक कोई अच्छा मौजू हो बात करने का तो तब बात की जाए। आज जो मामला है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट किया है। लगभग 14-15 साल मैंने इस एरिया में काम किया है। एरिया क्या है इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती कि यही है कि बातचीत हो और बात में से कोई अच्छा तरीकाकार, अच्छी बात, अच्छी बेहतरी जो है वो सबके लिए निकले। स्टेटमेंट आई आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इन्होंने कहा कि बात हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और इनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान। इंडिया में है इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा और पाकिस्तान में है मेजर जनरल नोमान जकरिया। वहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सारी मुख्तलिफ होती है। इन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम सीज़ फायर को बहाल करेंगे, सीज़ फायर की रिस्पेक्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि सीज़ फायर बनी रहे। लाइन ऑफ कंट्रोल और बाकी सेक्टर का ये मतलब होता है कि बेसिकली जो ये हमारा जो डिवीज़न है हीरानगर से लेकर कठुआ से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, ये सारा एक हमवार बॉर्डर नहीं है। पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल अपने आप में एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री नहीं है और एक ऐसी बाउंड्री भी नहीं है जिसको इंडिया और पाकिस्तान एक्सेप्ट करते हों कि ये एक फाइनल बाउंड्री है हमारे दरमियान। लिहाजा ये एक लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल है कि जिसमें अभी फाइनल सेटलमेंट होना बाकी है। लेकिन इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। आप हीरानगर से लेकर मुनव्वर तक, अखनूर के पास चिनाब के किनारे, वहाँ तक जो हिस्सा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद अखनूर से चलते हुए, नौशहरा से होते हुए यानी रजौरी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके, पुंछ को क्रॉस करके, बारामूला से होते हुए कुपवाड़ा से लेकर केरन तक, ये आ गया जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। वहाँ से फिर आप पहाड़ियों से चढ़ते हुए आप चले जाते हैं कारगिल से होते हुए लेह के पास ऊपर जाके सियाचिन ग्लेशियर तक, जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर का बेस शुरू होता है वहाँ तक ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसकी लगभग 740 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। उसके बाद का जो हिस्सा आता है जो सियाचिन ग्लेशियर पे जो जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की पेट्रोलिंग है, आमने सामने है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो लिहाजा ये 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। इन्होंने कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अदर सेक्टर्स, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसके बारे में बात करनी जो है वो ज़रूरी होती है। तीनों सेक्टर्स इसमें इंक्लूड हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये अचानक से सुबह ये स्टेटमेंट आ जानी।
स्टेटमेंट आई है सुबह, लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि इनकी एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ बात कब हुई है। इन्होंने कहा है कि ये एग्रीमेंट जो है, ये लेटेस्ट जो इनका आपस में मुआहदा है, लेटेस्ट जो इकरार है आपस में एक दूसरे के साथ, ये शेप लेता है इफेक्टिव फ्राम द मिड नाइट ऑफ इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 24 फरवरी और 25 फरवरी, यानी कल रात से इसने अपना एक असर जो है वो ले लिया, अपना इफेक्ट ले लिया। इसका मतलब हो सकता है शायद बात कल शाम को हुई हो या कल दिन को हुई हो। इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं कि जब 14 फरवरी 2019 को जो डेवलपमेंट हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट किया 26 फरवरी को, और फिर पाकिस्तान ने उसके बदले में रिटेलिएट किया, उन 4-5 दिनों में इस तरह से लग रहा था कि शायद किसी भी वक्त एक फॉर्मल जंग डिक्लेयर हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। उन्हीं दिनों में आपको याद होगा, एंड ऑफ फरवरी की बात है कि सिंगापुर में यूएस प्रेसिडेंट, उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप, और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, ये आपस में डायलॉग कर रहे थे। और पूरी दुनिया के तज्जियाकार, एनालिस्ट वगैरह, वो ये बात कह रहे थे कि देखिए, आपके दुनिया के दो अनप्रिडिक्टेबल लीडर्स जो हैं, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इकट्ठे बैठे हैं अक्रॉस द टेबल और अमन के लिए, शांति के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, जो एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा है, वो बिल्कुल एक जंग की कगार के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन तब का जो था वक्त था, वो थम गया किसी तरीके से, टल गया, थम नहीं गया, टल गया। लेकिन मज़ीद 2 साल तक, जो जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का वास्ता है, उसमें हर दिन कोई जो है पहले से बदतर खबर ही आई है, उसमें कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई है। अब इसका इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप का जम्मू कश्मीर के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, हमारी दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके बाद के जो इवेंट्स हैं, यानी 5 अगस्त 2019 का, उसी साल का 5 अगस्त 2019 के बाद तो जो मज़ीद जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जितने रिलेशनशिप थे, जो बिटरनेस है वो और ज़्यादा, ख़ास करके पाकिस्तान की साइड और ज़्यादा आ गई, और जो कम्युनिकेशन के बाकी सिलसिले हैं वो और ज़्यादा जो पहले से डिप्लीट हो गए, डिटेरियोरेट हो गए। यानी जो सफारती जो ताल्लुक है दोनों मुल्कों के दरमियान, एम्बेसडर्स को बुला लिया, चार्ज दी अफेयर्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, वही काम चला रहे हैं, काम लेकिन फिर भी चल ही रहा है। तजारत बहुत हद तक रिड्यूस हो गई, लेकिन ईगरनेस है दोनों तरफ के ऊपर कि तजारत बहाल होनी चाहिए, क्योंकि नुकसानात दोनों तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो रास्ते यहाँ से सेंट्रल एशिया और वेस्ट में हैं, अगर हमने सी रूट से जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे जो सबसे सस्ता रास्ता, सबसे सस्ता तरीन रास्ता हमारी यहाँ की पैदा की हुई चीज़ों को ले जाने का, वो पाकिस्तान के ज़रिए होकर जाता, तो लिहाजा ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे व्यापारियों का, हमारे लोगों का होता है। जो ट्रेन सर्विसेज हैं, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, ये दोनों बंद पड़ी हुई हैं। जहाज़ सर्विस जो है ये सारी बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस बात का कभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ताल्लुकात अब कभी किसी सूरत में बहाल हो भी सकते हैं या नहीं। जब लाइन ऑफ कंट्रोल की ही सारी बात थी, लाइन ऑफ कंट्रोल से ही गुजर के वो भी इधर आते हैं, आकर यहाँ पे हादसात करते हैं, और जो रिटेलिएशन होती है वो भी यहाँ से जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके ही जाकर रिटेलिएशन भी होती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है चलता आ रहा था 2006 से 5 से, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस एलओसी बस सर्विस और क्रॉस एलओसी ट्रेड, ये बस सर्विस और ट्रेड अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल थे। वो इस तरह से कि बस से बहुत सारी जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, ये आपका रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला वगैरह के हर तीसरे घर में कोई ऐसा आपको फैमिली मिलेगी, हर तीसरी फैमिली लगभग ऐसी मिलेगी जिनके रिश्तेदार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हैं, क्योंकि पहले तो ये इकट्ठे ही थे। और ट्रेड ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक कहर आ गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसमें, काफ़ी हद तक लोग उसमें एंगेज थे। उसके बंद होने से कोई बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं आया, लेकिन ट्रेड का चलते रहना और बस सर्विस का चलते रहना, ये भी अपने आप में एक विंडो थी, एक खिड़की थी, जिसके ज़रिए हर रोज़ या हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के ज़रिए लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके आपस में कम्युनिकेशन होती थी। यानी इसकी जो पॉलिटिकल वैल्यू है वो इकोनॉमिक वैल्यू से
कई ज़्यादा थी। आज जब ये बातचीत हुई है तो इसमें कुछ बहाली के जो नकूश हैं वो नज़र आ रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं कि चीज़ें बहाल हो रही हैं। क्या लगता है कि ये इसी तरह से टेलीफ़ोन उठाया और बात की कि कल से हम इसको ध्यान में रखेंगे, अब ये नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पिछले 1 महीने में लगभग 30 दिन में अगर आप नोटिस करें, कम से कम 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनको देखकर ये लग रहा था कि अब कोई छठी, 7वीं या 8वीं डेवलपमेंट होगी तो वो बड़ी होगी, वो प्रैक्टिकल होगी। ये जो सिंबॉलिक बातचीत है, ये जो इशारतन बातचीत हो रही है, अब इससे बढ़कर शायद कोई अहम बात भी हो सकती है। जैसे पाकिस्तान में एक पासिंग आउट परेड को एड्रेस करते हुए वहाँ के जो मिलिट्री आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि कश्मीर ही 5 अगस्त के बाद जो डायनामिक है वो ज़्यादा तब्दील है, तब के बाद सिर्फ कश्मीर के हवाले से ही बात होती है। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ बातचीत के ज़रिए कश्मीर को बहाल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। और उसके बाद क्योंकि पहले आपके पास यूनाइटेड नेशन है, फिर उसके बाद 5 अगस्त जब हो जाता है, तब आप कहते हैं कि आप बातचीत किसके ऊपर करनी है। ऐसे बयानात इमरान खान साहब खुद यूनाइटेड नेशन तक में भी जाकर दे चुके हुए हैं और इन्होंने दुनिया को आगाह किया कि आप इसकी कॉग्निजेंस लीजिए कि इंडिया ने कश्मीर में क्या किया कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां करके। लेकिन अब आर्मी चीफ का कहना कि हम बातचीत के ज़रिए कोई बात कर सकते हैं। और उसके बाद इमरान खान, उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है इन बातों के बारे में। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, हम कमिटेड हैं, हमारा ये प्रिंसिपल बिलीफ है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हों, लेकिन उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट हैं जो पाकिस्तान की तरफ से होनी दरकार है, वो करेंगे। तो वो प्रीरिक्विजिट का ये होता है कि आप प्रीरिक्विजिट डिमांड करते रहिए। अगर आप नहीं बात करना चाहते तो वो 30 साल तक भी कुछ करते रहें तो आप कभी एग्री नहीं करेंगे कि ये इन्होंने कोई बात मानी है। लेकिन जब आप कोई पेशरफ्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को सिग्निफिकेंट बताकर वहाँ से आप एंगेज हो सकते हैं। कुछ रोज़ पहले इमरान खान जा रहे थे श्रीलंका में और वहाँ पे एक पाकिस्तान श्रीलंका एक बिज़नेस कम्युनिटी की मीट थी, जहाँ पे इमरान खान और राजापाक्सा जो श्रीलंका के लीडर हैं, ये इकट्ठे बैठकर इन्होंने को-चेयर किया उस इवेंट को। वहाँ पे भी इमरान खान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात और इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी बात की, काफ़ी एनकरेजिंग बात की कि हम इंडिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप चाहते हैं। और जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तब से मैं इंडिया को ऑफर्स पे ऑफर्स दिए ही जा रहा हूँ कि आओ हम मिलकर काम करते हैं और हम दोनों के लिए ये बेहतर रहेगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन थी। जब इमरान खान जा रहे थे श्रीलंका तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा दूर से घूमकर जाएंगे तो वो लंबा भी पड़ जाएगा, लेकिन जा भी सकते थे, इतना खर्चा तो जुटा ही सकते हैं कि एक लंबा रास्ता भी लेकर वो कोलंबो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया से ऊपर ऊपर से उड़ के जो प्रवास भर के जाएंगे। लेकिन एयर स्पेस जो है वो दोनों कंट्रीज ने शट कर रखी थी काफ़ी देर से। इंडिया ने एयर स्पेस खोली, उन्होंने कहा कि इमरान खान जा सकते हैं। पाकिस्तान ने भी, आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाना था सेंट्रल एशिया में, तो पाकिस्तान ने भी दिया था, उन्होंने कहा कि हम एयर स्पेस खोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर से प्रवास लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये बाद में गए नहीं थे, ये ईरान के ऊपर से होकर गए थे। और बल्कि मुझे याद है कि जब ये सारी चीज़ हो गई थी बालाकोट के बाद, मैंने सेंट्रल एशिया में जाना था। पहले वो फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से ताशकंद हुआ करती थी 3.5 घंटे की, तो वो जब ईरान के ऊपर से होकर गई तो वो लगभग 6.5 घंटे की फ्लाइट थी। अब इस तरह से आप टूरिज्म और बाकी चीज़ें, जब ये दोनों के रिलेशनशिप ख़राब रहते हैं तो इंडिया बड़ा मुल्क है, जो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं वो ज़्यादा इंडिया को ही आ जाकर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये 5 तो थे सामने के इंडिकेटर्स, इसके पीछे लगभग पिछले 10-12 महीने से जो बैक चैनल कन्वर्सेशंस हैं वो चलती आ रही थी। लगभग 3 हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हाई लेवल कॉन्टैक्ट से मेरी मुराद ये है, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा नीचे उस लेवल के ऊपर लगभग 3 हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं, जिनमें से एक मीटिंग कम से कम वन ऑन वन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे मोहिद यूसुफ, इनके दरमियान एक तीसरे मुल्क में एक आमने सामने मीटिंग भी शायद हुई है इन कुछ महीनों में। और एक हाई लेवल मीटिंग किसी लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में भी शायद हुई है पिछले 5-6 महीने के अंदर, इस किस्म के हमारे ज़राए बताते हैं।
मुझे कोई कहता था 5 अगस्त के बाद, अक्सर जब जिससे मुलाकात करते थे तो लोग ये कहा करते थे कि जी ये बैक चैनल, ट्रैक 2 वगैरह ये सब तो अब खत्म हो गया, अब ये तो दीज आर थिंग्स ऑफ पास्ट, ये कभी नहीं होंगी। असल में होता क्या है कि जब डायरेक्ट एंगेजमेंट गवर्नमेंट्स के अंदर होती है, ट्रैक 1 जब एक्टिव होता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं ऑफिशियल लेवल के ऊपर, तब जो बैक चैनल और जो ट्रैक 2 होता है उन दिनों में ये बिल्कुल तफरी करते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं, मस्ती करते हैं। जो दरअसल काम होता है वो जब सिचुएशंस क्रिटिकल होती हैं, जब गवर्नमेंट्स में डायरेक्ट बात नहीं हो रही होती है, उस वक्त इनकी ज़्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूशन होती है। इस किस्म का प्रोसेस चल रहा था जिसके आउटपुट में जाकर फाइनली ये जो फ़ोन कॉल है ये पॉसिबल हो पाई। मेरे नज़रिए से ये एक शुरुआत है, दिस इज़ ए बिगनिंग। ये एक शुरुआत है एक ऐसे एरिया में जो नॉन कंट्रोवर्शियल एरिया है, एक ऐसा एरिया जिसको दोनों तरफ के लोग वाइडली वेलकम करते हैं। आज हमारे मुल्क में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको किया कुछ इस तरीके से, और टेलीविज़न के अंदर डिबेट नहीं हो रही है। वो जो मोदी साहब के नाम पे स्टेडियम है वो उसको टीवी वहाँ पे लगा हुआ है आज, ताकि मुल्क भर में एक बहुत ज़्यादा चर्चा भी ना हो कि भी पाकिस्तान को ये कंसेशन क्यों दी है, और साथ ही साथ जो है ताल्लुकात की एक बहाली भी का जो अमल है वो भी शुरू हो जाए। एक मैं बताता हूँ, एक क्विक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके साथ बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपकी अपनी एक जो वरी है वो शेयर करता हूँ कि वाई आई एम नॉट इंटायरली हैप्पी कि जिस तरीके से ये हुआ है, सीज़ फायर की बारे में उन्होंने बात की है, वो खुशाइन तो पॉलिटिकल वैल्यू उसकी बहुत सिग्निफिकेंट है, सिंबॉलिक वैल्यू उसकी बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू अभी भी उसकी बहुत लो है। सबसे पहले ये है कि 2003 में सबसे पहले ऐसी सीज़ फायर का एग्रीमेंट एक हो चुका है। तब हालात कुछ इस किस्म के थे कि जो जो जिसको बोलते हैं परिस्थितियां, कि भी किन सर्कमस्टांसेस में वो हुआ था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ देर तक रहे हैं, आप शायद नाम भी उनके भूल गए होंगे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। ईद का दिन था 23 नवंबर 2003, और उन्होंने अनाउंस किया कि मैं प्रपोज करता हूं इंडिया को कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर किया जाए। उसको इंडिया ने इमीडिएटली वेलकम किया, और बाद में एक इंडिया और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई, और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर मेंटेन करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और सीज फायर हो गई। जिस साल ये सीज फायर हुई है उससे पहले साल की कंडीशन क्या थी, यानी सन 2001 में लगभग 4137 वायलेशंस हुई सीज फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल में। 2002 में, यानी जिस साल सीज फायर हुई है, एग्रीमेंट हुआ है 2003 के एक साल पहले, तब 8,376 इंसिडेंट सीज फायर के वायलेशन के हुए, गोली चली यानी। अब 2003 में सीज फायर हो गई 23 नवंबर को, 26 को वो इम्प्लीमेंट हो गई। 2004, 5 और 6 का सीज फायर वायलेशन का ऑन रिकॉर्ड कोई रिपोर्टेड इंसिडेंट है ही नहीं है, यानी जब दो लीडरों ने आपस में बात की उसके बाद सीज फायर इतनी इफेक्टिव हो गई कि कोई रिपोर्टेड इंसिडेंट है ही नहीं है सीज फायर वायलेशन का। 2007 से दोबारा मामला शुरू हुए, 21 इंसिडेंट हैं। 2008 के 77 इंसिडेंट्स हैं। 2009 के, ये अभी डबल डिजिट इंसिडेंट आपके चलते रहे 2011 तक। 2011 में 62 इंसिडेंट टोटल हुए हैं पूरे साल में। और लेटेस्ट अगर आप देखें 2020 में 5100, यानी जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है तब से लेकर आज तक जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेशन है सीज फायर का वो हुआ है 2020 में। हालांकि 2002 से फिर भी कम है, लेकिन ये हाईएस्ट पोस्ट सीज फायर जो है, अब ये हो गया था कि 2020 में जो लगभग जितना सीज फायर वायलेशन के इंसिडेंट हुए हैं उसको अगर आप देखें तो वो आपको ये दिखाता है कि ये लगभग प्री सीज फायर लेवल तक आपको ये पहुंचा देता है। कम से कम 2001 का लेवल तो क्रॉस कर ही दिया, 2001 में हुआ था 4100 और 2020 में हो गया 5100 इंसिडेंट्स। इसमें फर्दर स्टेटिस्टिक्स हैं, उनमें मैं आज के रोज जाना नहीं चाहता कि किलिंग्स कितनी होती हैं। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द या इंटरनेशनल बॉर्डर के इर्द गिर्द बसते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं या माल मवेशी रखते हैं, आप उनसे जाकर पूछिए कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर इसका किस किस्म का इम्पैक्ट है।
कि ये मैसिव दोनों साइड के ऊपर लगभग जो सूरत हाल है वो एक ही किस्म की रहती है। मैं यकीनन आज उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये मोर और लेस कुल मिला के इसको देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम सीज फायर करेंगे और सीज फायर की इज्जत करेंगे और अमन बहाल करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इसके लिए मैकेनिज्म नहीं है। यानी 2003 में भी जो सबसे बड़ी खामी थी वो यही थी कि मैकेनिज्म नहीं था कि आप इसको ग्राउंड लेवल के ऊपर, सेक्टर लेवल के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। आपने ऊपर से हुक्म तो दे दिया कि नीचे आपने सीज फायर मेंटेन करनी है, नीचे आप अकाउंटेबिलिटी और नीचे ये जिम्मेवारी कौन लेगा कि ये होगी इंप्लीमेंट, वो करना मुश्किल है। क्योंकि सीज फायर वायलेशन बाई नेचर इस किस्म की है कि आप एक आई बाल टू आई बाल कॉन्टैक्ट की पोजीशन में आप खड़े हुए हैं, आपसे कहीं कुछ करते हुए ये जैसे भी एक्सीडेंटल फायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा ही एक्सीडेंटल फायर होता है दूसरी तरफ आवाज़ आती है उसकी, तो वो वहाँ से फायर करने शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आपने गोली चलाई। जब वो फायर करते हैं तो आप यहाँ से और फायर करते हैं। जब आप फायर करते हैं, जो नज़दीक वाली चौकी है वहाँ तक आवाज़ जाती है, वो भी फायर करते हैं, उनके सामने वाले भी फायर करते हैं। वो एक स्पायरलिंग इफेक्ट बन जाता है। जब यहाँ पे इतनी बड़ी मेजर वायलेशन हो गई, किसी दूसरी जगह के ऊपर फिर वायलेशन होगी, तो ये बहुत सारे किसी मिलिटेंट के घुसने के, आने की, जाने की थोड़ी सारी इतला मिलती है, कुछ होता है वहाँ पे सीज फायर की वायलेशन हो जाती है। फिर ये एक स्पायरलिंग इफेक्ट होता है। इसको एक जो इसका जो मैकेनिज्म है, इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, यानी क्या होता है कि बिल पास होता है पार्लियामेंट, फिर उसके बाद उसके अकम्पनिंग रूल्स आते हैं कि ये कानून जो है ये तो एक विल है, ये एक पॉलिटिकल तौर के ऊपर हमने इसको किया कि हम इस तरह से ये पॉलिसी हम बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल स्टेप्स को अमली जामा पहनाने के लिए जो रूल्स होंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे। वो खामी अभी भी इसमें बाकी है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर या पूरे जो इसमें एरिया में अगर अमन की बहाली का जो एक इंटेंशन है वो लग रही है, सिंसियर काफ़ी हद तक लग रही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए किसी वर्किंग ग्रुप को, दोनों साइड को कुछ ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जो बैठकर स्टडी करके एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके, एड्रेस करके ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें, एसओपीज जो हैं यानी जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बनाएं, ताकि उनको फॉलो करके सीज फायर को, अमन को बहाल किया जा सकता है। आज का ये जो रिजम्पशन के ऊपर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।